कांग्रेस रहनुमा सैम पित्रोदा के अमरीकी विरासती टैक्स निज़ाम की वकालत वाले बयान पर घमासान। वजीर आजम ने किए बयान की मजम्मत। कहा, शहजादे के मुशीर ने जायदाद की तकसीम की कही बात। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी हो गई पूरी तरह बेनकाब। तीसरे मरहले के इंतखाबात की तशहीर में आई तेजी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अवामी जलसे से किया खिताब। वजीर आजम ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आपकी कमाई पर ही नहीं बल्कि खेत खलियान और जायदाद पर भी है कांग्रेस की नजर। तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर में हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की दिल्ली और महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली। प्रियंका गांधी ने केरल में अवामी जलसे से किया खिताब। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज शाम थमेगी इंतखाबी तशहीर। जुमे को 13 रियासतों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ओम बिरला, राहुल गांधी समेत मुतादिद बड़े रहनुमाओं की साख दांव पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 से किया खिताब। बेहतर मुस्तकबिल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे की तामीर पर दिया जोर। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है पंचायती राज का दिन। विज्ञान भवन में खुसूसी प्रोग्राम। इदारों की अहमियत को तस्लीम करने और जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वक्फ है ये दिन। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को अब अपने तमाम मुकाबलों में हासिल करनी होगी जीत। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। तफसील से आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर सैम पित्रोदा के विरासती टैक्स के हवाले से बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासती टैक्स लगाया जाता है, जो कि बहुत दिलचस्प कानून है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने भारत में अमेरिकी विरासती टैक्स के निज़ाम को नाफिज करने की वकालत की है, जिसके तहत किसी शख्स की मौत के बाद उसकी जायदाद का 55% हुकूमत ले लेती है। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर सैम पित्रोदा ने इस मौजू पर क्या कहा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा के बयान पर वजीर आजम ने तनकीद की है। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक अज़ाइम यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं।
वजीर आजम ने कहा कि शाही खानदान के शहजादे के मुशीर कहते हैं कि विरासत पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पंजे आपके बच्चों से आपकी जायदाद छीन लेंगे। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान पर जवाबी हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम मोदी ने यह मसला उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस ये कहते हुए बैकफुट पर आ गई कि ये उनका इरादा नहीं था, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान से उनकी नीयत साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस तर्जुमा सुप्रिया शरैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर के खिलाफ गलत तशहीर की जा रही है। हमारे मैनिफेस्टो से है, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ का युवा पढ़ रहा है, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है। और मुल्क में लोकसभा की 88 सीटों के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इससे कबल इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होनी है। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,
मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर वो 13 रियासतें होंगी जहां दूसरे मरहले में वोटिंग होनी है। दूसरे मरहले में वायनाड सीट सुर्खियों में है, जहां से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मरहले में ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी वोटिंग होनी है। और वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के सागर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को तोड़कर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन से देने का मसला उठाया। वजीर आजम ने कहा कि ये बाबा साहेब आम्बेडकर के बुनियादी उसूल और आइन के खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लागू देना चाहिए? क्या इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इनके खतरनाक मंसूबों को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से देशवासियों को जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए? साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक खेल आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। छत्तीसगढ़ के वजीर आजम ने इंतखाबी मुहिम के लिए सरगोजा अंबिकापुर में कवामी जलसे से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस एक तवील अरसे से मुतवस्सित तबके की कमाई पर नजरें जमाए हुए है। अब वो आबाई जायदाद पर भी टैक्स लगाने की नीयत से काम कर रही है। वजीर आजम ने कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग के ज़ेरे असर करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नाफिज करना चाहती है और ये इसकी पुरानी पॉलिसी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है
तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के मंशूर पर भारतीय जनता पार्टी मुसलसल हमलावर है। आज बीजेपी कारकुनों ने अकबर रोड पर एहतिजाज किया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर में स्त्री धन पर जो हमला है वो मुल्क के अक्सरियती समाज पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या इस मुल्क में हिंदू होना जुर्म है। कांग्रेस उनका मंगलसूत्र और जेवरात छीनकर किसको देना चाहती है? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में स्त्री धन पर जो हमला है, ये सीधा सीधा देश के बहुसंख्यक समाज पर हमला है। इस देश में तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाने का हमला है, इस देश को कमजोर करने की कोशिश है। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। वो संपत्ति किसे बांटना चाहते हैं? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलकर गए कि इस देश की संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये जो बहनें खड़ी हैं, क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? इस सैम पित्रोदा का भी बयान आया जिन्होंने इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र किया है। इनके घोषणा पत्र में जो लिखा गया है ये बड़ी गहरी साजिश है जो उस सोच को पुष्टा करती है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ से चल के कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे और उनकी इस सोच का विरोध करेंगे। कांग्रेस को खुशामद करने वाली पार्टी बताते हुए कहा गया कि सरहदों की हिफाजत का समझौता करने वाले मुल्क का मुस्तकबिल कैसे महफूज रख सकते हैं। आज देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? जिन्होंने जीप घोटाले से लेके, बोफोर्स घोटाले से लेके अगुस्ता वेस्टलैंड और सबमरीन घोटाले तो घोटाले ही किए हो, जिनका इतिहास भ्रष्टाचार का हो, वसूली का हो, और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करेंगे। दिल्ली में मुनक़िद समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुल्क के 90% लोगों की बात करता हूं, इसीलिए मीडिया वाले मुझे गैर संजीदा कहते हैं। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने केरला के वायनाड पहुंचकर अपने भाई राहुल गांधी की हिमायत में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका वोट आपका मुस्तकबिल बनाएगा और मुल्क को मजबूत बनाएगा। This vote makes the future. It makes your country strong. It makes you choose for the next 5 years who is going to be in government, how that government is going to work, and what your future is going to look like. So it's very, very important for you to understand, especially today, under the circumstances and the way things are in our country, that this vote of yours is not just for you, not just for your family, not just for Wayanad, but it is a vote that is going to protect the democracy of this country and the constitution for which all these great people gave their lives and fought. कन्नौज से इलेक्शन लड़ने की कयास आराइयों पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि नामजदगी के वक्त पता चलेगा। इंडिया इत्तेहाद की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सवाल कन्नौज की तारीखी जीत का है। अवाम ने अपना जहन बना लिया है कि इंडिया इत्तेहाद मुस्तकबिल के तौर पर आ रहा है। बीजेपी इस इलेक्शन में तारीख बन जाएगी। जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। राजस्थान की वीआईपी सीट कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिरला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम का हवाला देकर वोटरों से वोट की अपील भी कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में CDRI की तरक्की मुतासिर कुन रही है, जो मुस्तकबिल के लिए अच्छा इशारा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से खिताब करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब ने देखा है कि कुदरती आफात तेजी से संगीन होती जा रही हैं। उनकी वजह से होने वाले नुकसान का इजहार आमतौर पर डॉलरों में होता है, लेकिन लोग, खानदानों और बिरादरियों पर असर आदादोशुमार से किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक बेहतर कल के लिए आज हमें लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर पंचायती राज की वजारत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पंचायती रियासती वजारत के अफसरान ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर डिजिटल नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने कहा कि पंचायतों को समाज के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए हमें इन्हें हर तरह के वसाइल मुहैया करने होंगे। ममता हुकूमत ने मगरबी बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनाए गए अपने फैसले में 2016 में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तकरीबन 24,000 तकरीरों को मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त में रियासती हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि हाई कोर्ट ने किसी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लाए बगैर सिर्फ जुबानी दलाइल की बुनियाद पर तकरीरों को मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से स्कूलों में स्टाफ की कमी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के दौरान EVM के जरिए डाले गए वोटों के साथ VVPAT स्लिप्स को 100% मिलाने की हिदायत देने की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। इससे कबल 18 अप्रैल को समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। समाअत के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर EVM के साथ VVPAT का 100% मिलाप होता है तो ये बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने जैसा होगा। और मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी का इंतकाल हो गया है। वो 76 बरस के थे। उनके इंतकाल की वजह से मिली और समाजी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मौलाना के इल्मी, अदबी और मजहबी कारनामे यूँ तो कई हैं, लेकिन उनका नुमाया वस्फ ये है कि उन्होंने उल्मा और साहबाए कराम की इज्जत व नामूस का खुलकर दिफा किया। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी की पैदाइश 1948 में लखनऊ में हुई थी। उन्होंने 13 बरसों तक मुत्तहदा जमियत उलमा हिंद के नाजिम उमूमी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। आखिर में वो जमियत उलमा हिंद अलिफ के नायब सदर भी रहे। मौलाना एक मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी के पोते और अब्दुल सलाम फारूकी लखनवी के फर्जंदे अकबर हैं। मौलाना फारूकी गंगा जमनी तहजीब और आपसी रवादारी को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते थे। उनका कहना था कि हमें आज ऐसे भारत की ज़रूरत है जहां मंदिरों की हिफाजत के लिए मुस्लिम समाज के लोग आगे आएं और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिरादरान वतन आगे आएं। एक ऐसा भारत जिसमें नाम पूछकर और नाम देखकर किसी का काम ना हो, सबको मसावी हुकूक मिले। मौलाना ने कई किताबें भी तसनीफ़ की हैं, जिनमें अमीर मुआविया और मुआदीने के एतराज़ और साथ में आयनाए मिर्ज़ा और मजहब शिया का इल्मी मुहासबा समेत कई मज़ामीन भी शामिल हैं। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है, जबकि गुजरात की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस ने अपने आखिरी मैच में पंजाब किंग्स को शिकस्त दी थी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।